नमस्कार। कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। और इन ऑनलाइन कक्षाओं में आपका एक बार फिर स्वागत है। अब तक के हमारे जो वीडियो आपने लाइक किए, शेयर किए, सब्सक्राइब किए और अच्छे अच्छे आपने जो कमेंट्स दिए, उसके लिए एक बार आपको पुनः आभार, तहे दिल से आपका धन्यवाद। और अब हम लोग जो पढ़ रहे थे, हमारा जो कल का टॉपिक था डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, उसको हम शुरू करते हैं बिना देरी किए। उसमें हमने 36, 37, 38 आर्टिकल को हल किया था। पीके होगा कल्याण, जबकि पीके कल्याण नहीं होता, आप भी जानते हैं, लेकिन वो हमारी ट्रिक्स थी। इसके बाद में हम लोग यहाँ आते हैं कि इसके आगे वाले जो आर्टिकल्स हम उसको हम लोग किस तरह से याद करें। तो यहाँ बात करी गई आर्टिकल 39 की, 39A और 39 के बाद में 40 की। तो यहाँ तीन आर्टिकल को हम साथ ले रहे हैं। तीन आर्टिकल को साथ लेने के पीछे कारण है कि हम लोग ट्रिक्स बना रहे हैं कि 39 में बाकायदा लिखा हुआ है स्त्री पुरुष समानता की बात करता है, और 39A जो है वो विधिक परामर्श की बात करता है, और 40 पंचायतों के गठन की बात करता है। यहाँ से हमने बात करी, इसके ट्रिक्स बनाई स्त्री पुरुष, तो स्त्री पुरुष को यहाँ ले लिया, और विधिक यानी लीगल, लीगल और पंचायत। तो स्त्री पुरुष करेंगे लीगल पंचायत। शायद आपको ट्रिक्स अच्छी लगी होगी। आपके पास में वो ट्रिक्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। 39 में स्त्री पुरुष समानता, 39A विधिक परामर्श, और 40 में पंचायत। तो स्त्री पुरुष करेंगे लीगल पंचायत। स्त्री पुरुष मिलकर क्या करते हैं? पंचायत ही करेंगे, तो लीगल पंचायत करेंगे। इसके बाद में हम लोग एक एक का अध्ययन करेंगे। देखिए यहाँ हम देख रहे हैं कि जो हमारा आर्टिकल 39 है, आर्टिकल 39 में बात करेगी कि राज्य ऐसी नीति बनाएगा, राज्य ऐसी नीति बनाएगा जो आर्थिक सुरक्षा, भारत के नागरिकों को क्या दे सके? आर्थिक सुरक्षा। यानी वो आर्टिकल जो आर्थिक सुरक्षा की बात करता है, आर्टिकल 39 आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर सके। तो इसीलिए राज्य ऐसी नीति बनाएगा जिससे लोगों को आर्थिक सुरक्षा मिल सके। और इसी के तहत 39 में 6 बातों का उल्लेख किया गया, जिसमें सबसे पहली बात है स्त्री पुरुष जो भारत के नागरिक हैं उनको इस तरह की व्यवस्थाएं करी जाए ताकि वे जीविका पार्जन कर सकें, यानी अपना जीवन चला सकें, अच्छे से जी सकें। जीविका पार्जन का मतलब अच्छे से जी सकें। दूसरी बात करेगी कि भौतिक संसाधन जो हमारे हैं उनका स्वामित्व और वितरण इस तरह से किया जाना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा। भौतिक संसाधन हमारे पास जो भी हैं उनका स्वामित्व है, यानी मालिकाना हक जो है, उनका जो वितरण है वो इस तरह से करा जाए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके, सार्वजनिक हित हो सके, अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो सके। यानी नीतियां ऐसी बनाई जाए जिससे अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख मिल सके, अधिकतम लोगों का फायदा हो सके। तीसरी बात करी गई यहाँ संपत्ति और उत्पादन का केंद्रीकरण न हो। इस तरह की नीति राज्य बनाए कि संपत्ति जो है वो कहीं एक व्यक्ति के जाकर रुक न जाए, कहीं कोई पूंजीपति या कहीं कोई इस तरह के लोग जो उसको एक जगह इकट्ठा न कर लें, इस तरह का कोई उत्पादन है उसको नहीं रोक लें उसको, क्योंकि उससे आर्थिक विषमताएं बढ़ेगी। इसीलिए संपत्ति और उत्पादन का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, एक जगह नहीं होना चाहिए, उसका सार्वजनिकरण किया जाना चाहिए समाजवादी व्यवस्था के तहत। तो पूंजी का और उत्पादन का राज्य क्या करे? केंद्रीकरण रोके और उसको सार्वजनिक हित में लागू करे, वो अपने अंडर में ले और उसके बाद में उसका वितरण करे ताकि अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण हो सके। चौथी बात जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, कई परीक्षाओं में पूछा जाता है, स्त्री पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करी गई है। कौन सा आर्टिकल कहता है? 39 के 4 में ये बात लिखी गई है कि स्त्री पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर वो सरकारी नौकरी में है तो दोनों एक ही पोस्ट में है तो दोनों को समान वेतन मिलेगा। राज्य इस तरह की नीति बनाएगा कि उनमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। जैसे 2 लेक्चरर है, महिला और पुरुष, तो दोनों को समान वेतन मिलना चाहिए, ये उसका आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। उसके बाद श्रमिकों, पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। श्रमिकों के स्वास्थ्य की बात करेगी ताकि आर्थिक रूप से वो सुरक्षा प्रदान हो सके। बालकों के आर्थिक हितों की बात करी गई है कि आर्थिक सुरक्षा दी जाए, उन्हें आर्थिक शोषण उसका नहीं होना चाहिए, उनकी सुकुमार अवस्था में उनका शोषण नहीं हो।
और बाद में बात करेंगे बच्चों के स्वास्थ्य की बात करेंगे, बच्चों को अधिक से अधिक अवसर दिए जाएं, सुविधाएं दी जाए, इस तरह से राज्य प्रयास कर रहा है। उसके बाद में इसी का एक आर्टिकल और था विधिक परामर्श, तो 39A की बात करेंगे। 39A जहां आए यानी ए जो कैपिटल लेटर जहां भी आएगा यहाँ पर ए भी आ सकता है और के भी आ सकता है, ये बाद में जोड़ा गया। ये आप कहेंगे यहाँ पे ये एबीसी भी ले सकते थे इसको, तो ये जो स्मॉल जो होते हैं ये मूल संविधान में, ये बाद में जोड़ेंगे 39A कौन से अमेंडमेंट में, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया विधिक परामर्श, यानी कमजोर वर्ग के जो लोग हैं उनको निःशुल्क विधिक परामर्श दिया जाए, ऐसा राज्य प्रयास करेगा। विधिक परामर्श दिया जाए, जो कमजोर लोग हैं, जिनको न्याय प्राप्त नहीं हो सकती, वह लोग न्याय के बारे में जानते नहीं, क्योंकि न्याय बहुत महंगी होती है, इसीलिए राज्य का यह दायित्व बनता है कि प्रत्येक जो कमजोर व्यक्ति जो न्याय के लिए आया है उसे निःशुल्क वकील उपलब्ध कराए, इस तरह का कोई योजना बनाकर उसको न्याय मिल सके, ताकि उनको न्याय की प्राप्ति हो सके। तो ये आपका आर्टिकल 39A और 39A कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम लोग चलते हैं आर्टिकल 40 बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 40 में किस बात की करी गई है कि राज्य पंचायतों का गठन करेगा। राज्य क्या करेगा? पंचायतों का गठन करेगा। राज्य पंचायतों का गठन करेगा, पंचायतों का गठन करेगा। ये कब की बात है? ये जब हमारा संविधान लिखा गया उस समय पंचायतों का गठन नहीं था, स्वायत्त संस्थाएं बनाई जाए, उन्हें पावर्स दिए जाए, ऐसा मानना था गांधी जी का। किसका मानना था? गांधी जी का। और ये विचार गांधी जी को प्रभावित करते हैं। ऐसे नीति निर्देशक तत्व जो गांधी जी को प्रभावित करते हैं, तो आर्टिकल 40 को आप लोग यहाँ ले सकते हैं। तो गांधी जी के सपने को पूरा करने के लिए संविधान में इसको डाला गया था कि राज्य जल्द से जल्द पंचायतों का गठन करेगा। बहुत लंबी प्रक्रिया चली। उसके बाद में आपका जो 1992 में जो पंचायत राज संस्थाएं थी उनको मान्यता प्रदान की गई, और किसकी गवर्नमेंट थी? पीवी नरसिम्हा राव। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, और उन्होंने 1992 में संसद में एक अधिनियम पारित कराया, 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन 1992, जो कि किसकी बात करता है? ग्रामीण लेवल पर पंचायती राज, जिसे आज आप लोग पंचायती राज कहते हैं। इसी का एक और अमेंडमेंट था 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन 1992, जो बात करता है शहरी लेवल की। किसकी बात करता है? शहरी लेवल की, जहां पर आप लोग नगर पालिका वगैरह इस तरह की बातें करते हैं। तो इस तरह से आपका जो 40 आर्टिकल था उसमें पंचायतों का गठन किया गया, और उसको 1992 में विधेयक लाकर पूरा कर दिया गया। 24 अप्रैल को हम लोग पंचायत राज दिवस मनाते हैं। उसके बाद चलते हैं हम लोग अगले आर्टिकल में चलते हैं। अगला हमारा जो आर्टिकल है वो है 41-42 में देखिए, हाँ, काम शिक्षा लोक सहायता 41 में बात करेगी। 42 में स्त्री प्रसूति सहायता की बात करता है। तो हमारा यहाँ जो टेक्स्ट बना है वो बना काम शिक्षा, काशी में लेंगे प्रसूति सहायता, काशी में लेंगे प्रसूति सहायता। बोला आसपास नहीं, कहाँ जाना पड़ेगा? काशी में जाके आपको प्रसूति सहायता मिलेगी। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं 41 की। 41 जो है वो आर्टिकल 41 कहता है, क्या कहता है कि राज्य को इस तरह की नीति बनानी होगी कि सबको काम मिल सके, सबको शिक्षा के अवसर मिल सके, और साथ में उन्हें लोक सहायता, यानी 3 शब्दों का उल्लेख किया गया, साथ में उन्हें लोक सहायता प्राप्त हो सके। इसके लिए लोक सहायता शब्द जो दिया गया है वो इस तरह का है कि जैसे आप
बेरोजगारी में, बेरोजगारी है, बुढ़ापा है, या कह सकते हो विकलांग हो गया, ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति असहाय है उस समय राज्य ऐसी नीति बनाएगा कि उन्हें फायदा मिल सके, उनका कल्याण हो सके। तो यहाँ काम शिक्षा लोक सहायता की बात करता है आर्टिकल 41। बेरोजगारी में आजकल आप लोग देखिए राज्य की ओर से बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, जब बुढ़ापा आ जाता है वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, और विकलांग होने पर विकलांग जो लोग हैं उन्हें भी फायदा पहुंचाया जा रहा है। तो इस तरह से लोक सहायता और काम शिक्षा की बात करता है। बात करते हैं 42 की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 42 कहता है कि काम के लिए न्याय संगत और मानोचित दशाओं का प्रबंधन करेगा, राज्य प्रबंधन करेगा। काम के लिए न्याय संगत और मानोचित दशाओं का प्रबंधन करेगा, यानी काम देगा। काम देने के बाद भी ये नहीं कि वहां पर मजदूरों का शोषण हो रहा है या जो कर्मचारी वो उसका शोषण हो रहा है, यानी उसके अनुकूल वातावरण तय करेगा। हवा पानी वहां अच्छा होना चाहिए, वहां बैठने की भी अच्छी जगह होनी चाहिए। इस तरह नहीं काल कोठरी में उससे काम लिया जा रहा है। तो इस तरह से न्याय संगत और मानोचित दशाओं का प्रबंधन करेगा। जैसे 8 घंटे ड्यूटी लेनी है उसको 12 घंटे ड्यूटी ले रहा है 8 के बजाय, तो गलत है। तो इस तरह की व्यवस्था करी जाए। इसी में एक दूसरी बात करेगी स्त्री प्रसूति सहायता। स्त्री प्रसूति सहायता का मतलब यहाँ है कि जब स्त्री प्रेग्नेंट होगी, जब माँ बनेगी, उस समय उसे मेंटलिटी लीव दिया जाए, यानी अवकाश दिया जाए। और इसी में प्रसूति सहायता में यही बात करी गई है कि उसे सवैतनिक अवकाश दिया जाता है। सवैतनिक अवकाश यानी जब तक उनका बच्चा बड़ा नहीं होता तब तक उन्हें वेतन उनका कटौती नहीं होती और वह छुट्टियां ले सकते हैं। छुट्टियों में भी ये प्रावधान किया गया है कि वह 2 साल तक टुकड़ों में ले सकते हैं, छुट्टियां ले सकते हैं। ऐसा प्रावधान भी राज्य की ओर से किया गया है। तो प्रसूति सहायता की बात करी गई है आर्टिकल 42 में। और आर्टिकल 43 जो है वो कहता है जीवन निर्वाह मजदूरी की बात करता है। आर्टिकल 43 जीवन निर्वाह है मजदूरी। और 43 वही ए आया, 43 ए में बात करी गई है सहभागी प्रबंधन। और आपका जो 44 है वो आर्टिकल कहता है आपको सिविल कोड, सिविल संहिता कह सकते हो आप लोग, सिविल संहिता। और इनका जो हम लोग ट्रिक्स बनाए वो होगा मजदूरी प्रबंधन का सिविल कोड बनाएंगे। मजदूरी प्रबंधन का सिविल कोड बनाएंगे। तो बात करी गई यहाँ पे कि निर्वाह मजदूरी का मतलब जीवन निर्वाह मजदूरी। राज्य 43 में ये कहता है कि राज्य इस तरह की दशाएं तय करेगा कि लोगों को काम मिल सके ताकि उनका जीवन चल सके, जीवन के लिए उनको मजदूरी मिल सके बेरोजगारी के समय। जैसा कि इसके तहत आप लोग मनरेगा के तहत आजकल रोजगार उपलब्ध कराया जाता है और कई तरह की योजनाएं शुरू की गई हैं इसमें। इसके बाद में बात करेंगे मजदूरों के लिए आर्टिकल 43 ए, वही बात 43 ए का मतलब हो गया वही जोड़ा गया 42 में संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और इसमें भी वही बात करी गई है, क्या बात करी गई है कि जब उद्योगों में जो प्रबंधन की बात आएगी उस समय भी मजदूरों का सहयोग यानी उनका सहयोग लिया जाएगा। जैसे मैनेजमेंट की जब कोई बैठक होगी और मजदूरों के हितों में बात करी जाएगी
तो उस समय मजदूरों को उसमें इन्वॉल्व किया जाएगा, यानी उनके जो यूनियन के जो लीडर्स हैं उनको वहां पर बुलाया जाएगा। इसी के तहत आजकल यूनियन बनाई गई है, जैसे C2 है, इंटक है, इस तरह की जो है वो इसके तहत आती है। और बात करते हैं हम लोग, एक आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है, वो आर्टिकल हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। 44 जो आर्टिकल है वो, आई होप अब तक की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और मेरे विचार आपको अच्छे लगे, आपने मेरे को सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।